Hello friends, welcome to my next video. Formation of simple sentences using noun or phrase in apposition. This video is for class 12 UP बोर्ड स्टूडेंट्स. My dear friends, इसमें हम लोग सीखेंगे नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना. एपोजिशन को हम लोग का अर्थ होता है बगल में रखना, साइड बाय साइड. एपोजिशन का अर्थ होता है बगल में रखना, साइड बाय साइड. आइए देखते हैं कि इसका यूज कब और कैसे करते हैं. जब आए हुए सेंटेंसेज में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक से अधिक व्याख्या की जाए. माय डियर फ्रेंड, जब आए हुए सेंटेंसेज में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक से अधिक व्याख्या की जाए या एक से अधिक जानकारी दी जाए, तो ऐसी स्थिति में उस नाउन या प्रोनाउन को लिखकर दिए गए व्याख्याओं को दो अल्प विरामों के मध्य लिखते हैं. इन्हें ही नाउन और एपोजिशन, नाउन और फ्रेजिंग एपोजिशन कहा जाता है. फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब सेंटेंसेज में किसी नाउन के बारे में एक से अधिक जानकारियां दी जाएं, तो हमें सबसे पहले उस नाउन को लिखना होता है. उसके बाद अल्प विरामों के बीच, दो अल्प विरामों के बीच उन जानकारियों को लिखना होता है, और उन्हीं जानकारियों को हम लोग नाउन और फ्रेजिंग एपोजिशन कहा जाता है. फ्रेज मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक से ज्यादा शब्द से बने हों. ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट देयर इज नो वर्ब. फ्रेज जान लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन इसमें वर्ब नहीं होती है, तो उन्हें फ्रेज बोला जाता है. और आइए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. एक बार फिर समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि जब आए हुए सेंटेंसेज में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक से अधिक जानकारी दी जाए, तो उस नाउन को सबसे पहले लिखकर दो अल्प विरामों के बीच में उन जानकारियों को लिखते हैं, और उन्हीं जानकारियों को हम लोग नाउन इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन कहते हैं. नाउन मतलब कोई एक शब्द दिया गया हो, या फ्रेज इन एपोजिशन का मतलब ये होता है कि जानकारियां जो दी गई हो उसमें एक से अधिक वर्ड हो, लेकिन उसमें कोई वर्ब ना आई. तो आइए इसको करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स, आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं. कुछ एग्जांपल्स. हमारा पहला एग्जांपल देखिए. दिस टाउन was once a prosperous seaport. It is now a heap of ruins. देखिए सेंटेंस हमारा लिखा गया है जो दिस टाउन वाज वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट, इट इज नाउ अ हीप ऑफ ruins. ये शहर एक बार बहुत ही प्रॉस्परस सीपोर्ट हुआ करता था, लेकिन आज ये एक ruins का ही बन चुका है. मतलब यहाँ पे खंडहर ही बचे हुए हैं. तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए किसकी जानकारी दी जा रही है आपको. टाउन के बारे में बताया जा रहा है कि एक कभी ये प्रॉस्परस सीपोर्ट हुआ करता था, और अब ये हीप ऑफ ruin हो चुका है, खंडहर बन चुका है. तो देखिए यहाँ पे टाउन की दो जानकारी दी जा रही है, एक पहले की, एक प्रेजेंट की. तो आप देखिए मेन रोड क्या है हमारा, मेन रोड यहाँ पे दिस टाउन है. तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप लिख दीजिए दिस टाउन. दिस टाउन क्या था, once a prosperous seaport, कॉमा लगाकर once a prosperous seaport, और फिर कॉमा लगाइए. दी हुई जानकारी को दो अल्प विरामों के मध्य रखते हैं. एक अल्प विराम ये, एक अल्प विराम ये.
दी हुई जानकारियों को दो अल्पविरामों के मध्य रखते हैं, एक अल्पविराम ये, एक अल्पविराम ये। अब देखिए मैंने ये जानकारी लिख दी, और ये देखिए जो मैंने फ्रेज की बात की है, आप यहाँ पे देखिए वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट, इसमें देखिए कई सारे शब्द आए हुए हैं, इन्हीं को हम लोग फ्रेज बोलते हैं, और वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट ही इस सेंटेंस में एपोजिशन का काम कर रहा है। तो अब आगे देखिए आप वर्ड्स लेके जोड़ दीजिए। अब जब आप ऐड करेंगे, इज नाउ अ ही ऑफ रेंज। देखिए दिस टाउन ऑफ वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट इज नाउ अ हीप ऑफ रेंज। अब इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रही है और वो है इज, और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आती है, और इसका सब्जेक्ट भी दिस टाउन है, इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट भी आता है। एक अगला एग्जांपल देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई हैव never visited Bombay. It is the biggest seaport of India. अब देखिए, अब यहाँ पे जानकारी किसके बारे में दी जा रही है कि मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, ये भारत का सबसे बड़ा सीपोर्ट है। तो देखिए इसमें बॉम्बे के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको, जब आप बनाएंगे तो आपको पहला सेंटेंस लिखना पड़ेगा पूरा। आई हैव नेवर विजिटेड मुंबई। अब यहाँ पर मुंबई के बारे में जानकारी दी जा रही है कि मुंबई क्या है, बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप मुंबई के बाद कॉमा लगाइए। देखिए जो जानकारी दी जाती है पहले हमने वो वर्ड लिखना है, उस वर्ड को लिखने के बाद हमें उसके बारे में दी गई जानकारी को लिखना है। और यहाँ पे बॉम्बे की जानकारी दी जा रही है, यहाँ पर बॉम्बे की जानकारी दी जा रही है, और बॉम्बे हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप इसको ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद इसको आप लिखें क्या, द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इसको समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहां पर द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया ये एक फ्रेज है, क्योंकि इसको आप लोग नाउन इन फ्रेज, नाउन इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन बोलेंगे। अगर कोई एक शब्द आया होगा तो उसको नाउन इन एपोजिशन बोलेंगे, और एक से अधिक शब्द आते हैं तो उसको फ्रेज इन एपोजिशन बोलते हैं। तो देखिए एक से अधिक शब्द यहाँ पे आया हुआ है, द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए वाराणसी इज अ फेमस pilgrimage. It stands on the bank of the Ganga. The Ganga is the holiest river in India. अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 सेंटेंसेज आए हुए हैं और ध्यान से देखिए।
वाराणसी इज अ फेमस पिलग्रिमेज। पहले ये वाराणसी के बारे में जानकारी दे रहा है कि एक फेमस पिलग्रिमेज है। उसके बाद बता रहा है कि गंगा के किनारे स्थित है। उसके बाद इसमें गंगा के बारे में बता रहा है। तो आप देखिए कैसे इसको ऐड करेंगे। ये सेंटेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया भी हुआ है। वाराणसी, इस तरह के सेंटेंस फिर से आ सकते हैं। वाराणसी कॉमा, इसके बारे में बताया गया अ फेमस पिलग्रिमेज। अब इसके बाद आगे और लिखना है मुझे, यहाँ फिर कॉमा लगाइए, तो अब विराम यहाँ पे आ जाएंगे। अ फेमस पिलग्रिमेज। अब आपको वर्ब लेना है, स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। गंगा के किनारे स्थित है और गंगा के बारे में बताया जा रहा है कि होलीस्ट रिवर इन इंडिया। तो आप यहाँ कॉमा लगा के जो गंगा की जानकारी है उसको लिख दीजिए। द होलीस्ट रिवर इन इंडिया। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। पहले वाराणसी की जानकारी दी गई तो हम लोगों ने उसको लिखा, दो कॉमाओं के बीच, दो अल्पविरामों के बीच। उसके बाद एक वर्ब लाई गई है कि ये गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद गंगा की जानकारी दी गई है तो उसके बाद आपने लिखा। अब आप यहाँ पे कॉमा मत लगाइएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप चलेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये चौथा एग्जाम्पल होगा स्वभाव का। तुलसीदास was a famous poet। फेमस आ चुका है, दिमाग में ग्रेड कर दे रहा हूं। तुलसीदास was a great poet। He wrote the Ramcharitmanas। The Ramcharitmanas। It is a holy book of Hindus। अब यहां पे देखिए, पहले तो तुलसीदास के बारे में बताया जा रहा है कि वो महान कवि थे, और उसके बाद उनके काम को बताया जा रहा है कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। उसके बाद इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि एक पवित्र किताब है हिंदू की। तो आप जब इसको बनाएंगे तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बनाएंगे। आप जब बनाएंगे तो लिखेंगे तुलसीदास कॉमा अ ग्रेट पोएट। फिर से कॉमा लिखेंगे आप, क्योंकि आगे भी और है। अब आप लिखेंगे रोड द रामचरित मानस। अब रामचरितमानस के बारे में जानकारी दी जा रही है तो आप कॉमा लगाकर, क्या है ये, अ होली बुक ऑफ हिंदू। तो आप इसको लिख दीजिए अ होली बुक ऑफ हिंदू। इस तरह से आप बनाएंगे। आइए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। अगला एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। Delhi is an old city। It is the capital of India। देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको। दो तरीके से बना सकते हैं। दिल्ली के बारे में दो जानकारी दी जा रही है। एक तो ओल्ड सिटी है और ये भारत की राजधानी भी है। तो आप चाहे इसको ऐसे बनाएं, दिल्ली कॉमा एंड ओल्ड सिटी, फिर कॉमा द
कैपिटल ऑफ इंडिया, या तो आप और करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज एन ओल्ड सिटी। कभी कभार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें हम एक से अधिक तरीके से बना सकते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा और किस भी नियम को बना के आप बनाइएगा। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस में उसका एडजेक्टिव है तो पहले आप एडजेक्टिव को ही पहले ले आए, क्योंकि देखिए दिल्ली का एडजेक्टिव बता रहा है कि विशेषता बता रहा है कि वो पुरानी शहर है, पुराना शहर है। उसके बाद ये उसकी जानकारी दी जा रही है, तो आप इसे बनाइए ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी आप एग्जाम में ये नहीं सोच पाए, इसको बना दिया आपने, तो ये भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये भी आपका सही है। तो कभी कभार जब एक से अधिक पॉसिबिलिटी हो तो आपके मन में जो भी समझ में आए उसको आप बनाइएगा। देखिए माय फ्रेंड, ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होनी चाहिए, जो कि आपका सब्जेक्ट दिल्ली है और ये वर्ब इज है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिल्ली है और वर्ब आपकी यहाँ पे वर्ब नहीं आई हुई है, मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे आया इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली एंड ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर से देख लीजिए, दिल्ली एंड ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी जो वर्ब आई है ये इज होगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। My father is a teacher. His name is विनोद। देखिए आपके पिताजी एक अध्यापक हैं और उनका नाम विनोद है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें आप जब कभी ऐसा आए तो पहले आप माय फादर लिख दीजिए, अब उसके बाद नाम लिखिए। माय फादर नाम क्या है आप उनका? विनोद। अब यही आपका एपोजिशन वाले वर्ड है, तो माय फादर विनोद, इनको दो अर्धविरामों के बीच रखा गया है। इज अ टीचर, इस तरह से। तो इस तरह से आपको नाउन एपोजिशन या फ्रेज एपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए हैं। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से यू कैन टेल मी एंड आई विल ट्राई टू मेक योर कंफ्यूजन्स क्लियर। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज। और अब मैं बहुत जल्द ही अगला पार्ट इसका एडवर्बियल फ्रेज या फिर एडजेक्टिव या फिर प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के यूज जो बचे हुए हैं उसके भी बहुत जल्द आपके वीडियोज अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।